Hello my dear 12th standard student. Dharmi ma'am heartily welcome you all in the online digital class. So dear student, हमने अभी तक में CC पार्ट के लेसन 1, लेसन 2 एंड लेसन 3 कंप्लीट कर लिए हैं. अभी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मतलब SP के पार्ट का लेसन नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स जो हम आज से शुरू करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर मैं आपको एक रिवीजन करवाना चाहती हूँ. इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब हम यहाँ पर एक शेयर्स की बात कर रहे हैं. शेयर कैपिटल जो आपने 11th स्टैंडर्ड में एसपी के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद आया सबको? जिसमें टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल जिसमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड, कॉल्ड अप मनी, टोटल कैपिटल, याद आया ऐसा कुछ? देन शेयर्स तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस में भी रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टिबल डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, याद आया ये सब कुछ? तो आज हम यही शेयर्स उसको इश्यू करते हैं ना, एक प्रोसीजर थी इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, तो वो कैसे होती है वो हम समझेंगे, राइट? A public company invites general public to subscribe its shares. देखो हर कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है, पर जो जनरल पब्लिक के लिए होता है वो कौन दे सकता है? ओनली पब्लिक कंपनी, नॉट अ प्राइवेट कंपनी, राइट? तो कंपनी also issues securities through private placement. In addition to this, shares are also issued by the company through right and bonus share. So it is necessary for company, हर कंपनी के लिए necessary होता है for what? To fulfill the provisions of Security Contract Act 1956, Companies Act 2013, SEBI Act 1992 for public issue of share. अगर पब्लिक इश्यू करना है तो ये सारी गाइडलाइंस को उसको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, राइट? पब्लिक कंपनी अगर उसको शेयर कैपिटल बढ़ाना है, उसको पैसे की जरूरत है और उसको कैपिटल बढ़ाना है, तो वो क्या करेंगे? पब्लिक इश्यू करेंगे, या तो राइट इश्यू करेंगे, या बोनस इश्यू करेंगे, या प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे. हर एक के बारे में हम समझेंगे, डोंट वरी, राइट? ओके, नॉट ओनली दिस, अलोंग विथ इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब आईपीओ पता है ना सबको? मैंने आपको समझाया था कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है और वो कैपिटल लेना चाहती है तो कंपनी कैपिटल जनरल पब्लिक से लेती है. मतलब अगर उसको 10,000 रुपये की जरूरत है तो वो 1000 लोगों से 10-10 रुपये लेगी, तो 10,000 रुपये हो गए ना. ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी करोड़ों में होता है ये. तो दैट इज आईपीओ. नॉट ओनली आईपीओ, पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, राइट, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन ऑल्सो ऑफर पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग्स टू जनरल पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस बाय टेकिंग परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब कि जो जनरल पब्लिक के पास शेयर पड़े हैं वो जनरल पब्लिक दूसरे पब्लिक को वो शेयर्स बेच सकती है, राइट? दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल. क्या कहते हैं? ऑफर फॉर सेल. इसमें जो टर्म समझ में ना आए ना, वीडियो उसको 1-2 बार रिवाइंड करना, देखना, सुनना, और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे जरूर पूछना, राइट? अगर पूछोगे नहीं तो आगे के लेसन समझ में नहीं आएंगे, राइट? द प्रोस्पेक्टस इज एनी काइंड ऑफ नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट. एक नोटिस देना, कंपनी है वो जनरल पब्लिक को एक नोटिस देती है, या तो सर्कुलर भेजती है, या तो एडवर्टाइजमेंट देती है, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस. क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस. क्यों? थ्रू विच द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक
to subscribe to its securities. इसे कंपनी जनरल पब्लिक को बोलती हो कि आप आओ और मेरे शेयर्स खरीदो ताकि मुझे पैसे मिले, राइट? समझ में आया? The procedure of the public issue can be divided into two parts. पब्लिक इशू से हम जो पैसे कंपनी लेती है, कैपिटल जनरेट करती है, उसमें दो पार्ट है. नंबर 1 प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड नंबर 2 अलॉटमेंट ऑफ शेयर. तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोसीजर फॉर शेयर एप्लीकेशन. Procedure for share application can be divided into 4 stages. Number 1 opening of a bank account. Number 2 receiving share application. Number 3 classification of share applications. And number 4 share applications and statement of share allotment. ये 4 स्टेज है, right? We will study each stage in detail. नंबर 1 ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट. सबसे पहले आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा अगर आपको शेयर खरीदने हैं. ये जो 4 प्रोसीजर है वो जनरल पब्लिक के लिए है. कैसे जनरल पब्लिक को शेयर मिलेंगे और कंपनी को क्या करना होगा, राइट? तो देखो ध्यान से समझना, ये हर एक बात को ध्यान से समझना. बैंकर्स टू द इश्यू आर अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू मेक ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ शेयर. एक बैंकर्स इश्यू अपॉइंट किया जाता है. कंपनी कैन ओपन अ करंट अकाउंट इन एनी शेड्यूल बैंक फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ शेयर्स. कंपनी क्या करती है? अपना अकाउंट खुलवाती है. बहुत सारी बैंक में अभी तो खुलवाती है, राइट? मतलब कैलकुलेटेड, हर एक बैंक में नहीं. तो उस बैंक में उसका करंट अकाउंट खुलता है, राइट? उसमें उसका नाम होता है कि जो नाम क्या होगा उस अकाउंट का, कंपनी का नाम नहीं होगा उस अकाउंट का नाम. जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी को 1 करोड़ रुपीस की जरूरत है और उसको IPO करना है, तो उसके लिए उसका बैंक अकाउंट चाहिए. तो वो XYZ से भी खोल सकते हैं, पर उसके साथ साथ वो इस शेयर का जो ऑब्जेक्टिव है उसके रिलेटेड भी नाम रख सकते हैं, राइट? जो स्पेशल बैंक अकाउंट होगा, हाँ, उसमें वो उसके अलावा और कोई भी पैसे जमा नहीं होंगे, राइट? फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक इशू द कंपनी ओपन्स अ स्पेशल बैंक अकाउंट विद द बैंकर्स टू द इशू विच इज नोन एज एस्क्रो बैंक अकाउंट. क्या कहते हैं उसको? एस्क्रो बैंक अकाउंट. दिस अकाउंट इज ओपन बाय प्रेजेंटिंग अ कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन passed in the meeting of board of directors regarding opening of the account along with other document. ये अकाउंट जब ओपन होता है तो उसके साथ डॉक्यूमेंट देने होते हैं ना, तो वो डॉक्यूमेंट में एक रिजोल्यूशन मतलब एक पेपर होगा, लीगल पेपर, जिसमें सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेडी हो गए कि यस हमें 1 करोड़ रुपीस का कैपिटल रेज करना है एंड फॉर दैट वी आर ओपनिंग दिस अकाउंट, राइट? ऐसा एक रिजोल्यूशन पास किया होगा, वो पेपर की कॉपी और दूसरे डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए वो. While opening this account, company assures that the share application money will be deposited in this account and the total amount including share capital and premium if shares have will be transferred to the company's account. देखो ये जब अकाउंट ओपन करता है, राइट, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी आएंगे, जो जनरल पब्लिक से पैसे आएंगे, वो पैसे डायरेक्ट उसी अकाउंट में जाए ताकि टोटल अमाउंट कितना आया वो पता चले. अगर प्रीमियम से है शेयर्स, मतलब कि 10 रुपीस का शेयर है, उसमें 10% प्रीमियम है, मतलब 1 रुपी प्रीमियम है, राइट? तो 11 रुपीस का शेयर आएगा, मतलब 11 रुपीस पर्सन को पे करने पड़ेंगे. तो वो प्रीमियम के साथ वो सारे मनी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए. ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट की प्रोसीजर के बाद,
अभी शेयर अलॉटमेंट क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। दिस अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस फॉर शेयर अलॉटमेंट। देखो, शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट दोनों अलग अलग टर्म है। तो शेयर एप्लीकेशन के लिए हमने ये अकाउंट खोला है, पर एप्लीकेशन हो जाए उसके बाद अलॉटमेंट हो जाए, वो अलॉटमेंट की प्रोसीजर खत्म हो जाए, उसके बाद ये अकाउंट क्लोज होगा, राइट। एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ सेबी 1/1/2016, शेयर एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली थ्रू ASBA, मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये वर्ड याद रख लेना, MCQ में भी पूछा जाता है, वन मार्कर में भी पूछा जाता है, एंड ASBA की प्रोसीजर क्या है वो 2 मार्क में भी पूछा जाता है, राइट। तो ASBA क्या है, देखो, शेयर एप्लीकेशन ASBA के अकॉर्डिंग ही होता है, पर वो है क्या, देखो, अकॉर्डिंग टू द ASBA प्रोसीजर the share application money is blocked by the bank where the applicant holds his account। क्या कहा कि according to ASBA procedure share application money blocked by the bank, बैंक है वो शेयर एप्लीकेशन के मनी ब्लॉक कर देती है where the applicants hold his account। अभी इसका पूरा समझाने के बाद एग्जाम्पल भी दूंगी, सुनना। The money remains blocked till the share allotment is done। जब तक शेयर अलॉटमेंट नहीं होता, मतलब शेयर मिल नहीं जाता, तब तक आपके मनी ब्लॉक हो जाएंगे, वो मनी का आप कहीं पे यूज नहीं कर सकते। एंड द एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू द कंपनीज अकाउंट, और वो किसके अकाउंट में चले जाते हैं, कंपनी के। एज सुन एज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज डन, द अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटेड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है आपकी टेक्स्ट बुक में भी, तो उसको सुधार लेना, राइट। तो क्या कहा कि एज सुन एज अलॉटमेंट हो जाए तो तुरंत ही डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो ब्लॉक मनी दिखाई दे रहे थे ना, वो ब्लॉक नहीं दिखाई देंगे, सीधा डेबिट हो जाएंगे और कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। दस क्वेश्चन ऑफ रिफंडिंग द एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स नॉट अलॉटेड डज नॉट अराइज। रिफंडिंग मतलब 4 लोगों ने शेयर्स, अभी पूरा एग्जांपल से समझा रही हूँ, ध्यान से समझना, कि मैं कंपनी हूँ और मुझे 10,000 की जरूरत है, राइट। 10 रुपीज नहीं, मुझे 100 रुपीज की जरूरत है, राइट। सिर्फ 100 का ही एग्जांपल ले रहे हैं। और आप 10 स्टूडेंट हो, मतलब आप जनरल पब्लिक हो, मैं कंपनी, आप जनरल पब्लिक। 10 स्टूडेंट ने 10-10 रुपये के हिसाब से मुझे दिए, राइट। आप 10 नहीं हो, आप हो 16, तो 16 ने मुझे 10 रुपीज के हिसाब से दिए, मतलब आपने एप्लीकेशन भरा 10 रुपीज का, मतलब मुझे आए 10 रुपीज 16 स्टूडेंट के, मतलब आए 160 रुपीज, वो हुए एप्लीकेशन मनी। अभी क्या हुआ कि अभी तो एप्लीकेशन की डेट आई ना, तो 3 दिन तक प्रोसीजर चलती है। तो आपने जैसे ही फॉर्म भरा तो आपको मैसेज आ गया कि योर 10 रुपी इज ब्लॉक्ड बाय कंपनी डैश शेयर्स डैश IPO डैश नंबर वगैरह, डेट जो भी होता है वो आ जाएगा। फिर अभी देखो, मुझे तो कितने रुपीज की जरूरत है, 100, तो आप लोग 16 हो, 10 रुपीज दिए, 160 रुपीज, पर मुझे 100 की जरूरत है ना, मतलब 60 एक्स्ट्रा है ना, मतलब 6 स्टूडेंट के एक्स्ट्रा है ना, मतलब 6 जनरल पब्लिक ने एक्स्ट्रा दिए है ना, मतलब 16 में से मैं सिर्फ 10 लोगों के ही एक्सेप्ट करूंगी ना, तो जो भी 10 लोगों के एक्सेप्ट करूंगी वो 10 लोगों के बैंक अकाउंट में से वो 10 रुपीज डेबिट हो जाएंगे और मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अभी भरे तो थे 16 ने है ना, तो बाकी के 6 लोग हैं उसको मुझे वापस करने पड़ेंगे ना, जो एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो पहले वो वापस करना पड़ता था, रिफंडिंग करना पड़ता था। अभी क्या कर देते, अमाउंट उतनी ब्लॉक कर देते, मतलब आप सबके 16 के 16 लोगों के 10 रुपीज ब्लॉक हो जाएंगे। कोई भी 10 रुपीज आपके बैंक
में से आप वो यूज नहीं कर सकते। वही अकाउंट हो, सब अकाउंट नहीं, जो अकाउंट में से आपने एप्लीकेशन भरा है। फिर जो 10 लोगों का मैं एक्सेप्ट करूंगी ना, उसके अकाउंट में से 10 रुपये माइनस हो जाएंगे, और जो 6 लोगों का मैं नहीं करूंगी, वो 6 लोगों को 10 रुपीज जो ब्लॉक थे ना, वो अनब्लॉक हो जाएंगे, मतलब अभी वो यूज कर सकते हैं, तो रिफंड की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। समझ में आया? सो फर्स्ट स्टेप इज ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट। नाउ नंबर 2 इज receiving share applications. Once the prospectus is sanctioned by SEBI, the company gives advertisement in newspapers and publicly announces the period during which the public offer will remain open for public subscription. अभी सबसे पहले कंपनी ने आपका उसका एस्क्रो बैंक अकाउंट खुलवा लिया। वो खुलवाने के बाद कंपनी क्या करेगी? प्रोस्पेक्टस बनाएगी, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगी जिसमें जनरल पब्लिक को बोलेगी कि 10 रुपीज शेयर है, चलो दे जाओ, जल्दी पैसे भर जाओ, राइट? अच्छा, आपको पता है जनरल पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्यों करती है? यस, ताकि उसको अच्छा रिटर्न मिल सके, राइट? जो रिटर्न शेयर में मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है उससे ज्यादा होता है, राइट? ओके, सो पब्लिक ऑफर के लिए एडवर्टाइजमेंट देंगी एंड दैट रिमेन ओपन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। जनरली दिस पीरियड इज 3 to 5 days। मतलब मैं 25 डेट को बोलूँ कि 25 जून को आपको आईपीओ के लिए पैसे एप्लीकेशन भरनी है विथ अमाउंट, तो 25, 26, 27, 28 मैं बोल सकती हूँ। 3 to 5 days के बीच में कोई भी डेट कंपनी डिसाइड कर सकती है। All investor willing to apply for shares can obtain share application forms from share broker, sub broker, stock exchange or bank recognized for the process of ASBA। जनरल पब्लिक मतलब जनरल इन्वेस्टर जिसको उसमें इन्वेस्ट करना है वो सबको फॉर्म मिल जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे। वो एप्लीकेशन फॉर्म में डेट, कितने शेयर्स चाहिए, किसके नाम का शेयर चाहिए, कौन सा बैंक अकाउंट में से आप पैसे निकालोगे, फिर आपका पान नंबर वगैरह वगैरह डिटेल भरनी होती है। तो वो आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा? या तो ब्रोकर से मिलेगा, या स्टॉक एक्सचेंज से मिलेगा, या तो जो बैंक में रिकॉग्नाइज की है ना एएसबीए के अंडर, राइट? मैंने बोला था आपको कि कुछ बैंक को वो रिकॉग्नाइज करते, तो उस बैंक से भी मिलेगा, राइट? इन्वेस्टर विल डिपॉजिट द ड्यूली फिल्ड इन द शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ ऑल डिटेल्स, सिग्नेचर एंड कॉपी ऑफ पैन कार्ड टू ब्रोकर्स who manage to deposit the application form to bank recognized for ASBA process, so that the share application money can be blocked in the respective bank account of applicant। आपको फॉर्म फिलअप करना है, सिग्नेचर करनी है, पान कार्ड की कॉपी देनी है, उसमें पान कार्ड नंबर भी देना होता है, और वो किसको देना है? ब्रोकर, मतलब शेयर ब्रोकर को, लैंड ब्रोकर को नहीं। शेयर ब्रोकर कौन है? तो जामनगर में बहुत सारे हैं, एंजल ब्रोकिंग है, मारवाड़ी है, देन एसएचसीआई है, बहुत सारी है, राइट? तो वो ब्रोकर को आपको देना है, या तो आप बैंक में भी डायरेक्ट जमा करवा सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म एंड पैसे नहीं होता, चेक होता है, राइट? उसमें आप कैश नहीं दे सकते। Applicants can directly approach bank recognized for ASBA process and deposit the share application for further process of blocking the application amount। बोला ना मैंने कि डायरेक्ट बैंक में भी जा सकते हैं, राइट? पर जब बैंक में जाए तो no checks are required for the process of ASBA। Under the ASBA process, it is compulsory to deposit the application form to any of the recognized branch of bank for ASBA process in which the applicant hold his bank account, because the bank requires to block the application money in the account। अभी आपको क्या करना है? ASBA के अंडर जो भी बैंक आती है जिसमें आपका अकाउंट है, उसकी ब्रांच में आपको जाना है। सपोज SBI में आपका अकाउंट है, राइट?
और SBI जो बैंक है वो ASBA के अंडर आती है उस शेयर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको वो बैंक में जाना है और एप्लीकेशन मनी उसमें एप्लीकेशन फिलअप करके दे देना है, राइट। फिर वहाँ से उसमें ना आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होता है। जैसे ही आपने अकाउंट नंबर डालोगे ना तो आपके वो अकाउंट में से उतने मनी आपके ब्लॉक ऑटोमेटिक हो जाएंगे। The process for allotment is carried out after verifying the specimen of signature in bank account and demat account of applicant। अगर आपको याद हो तो डीमेट अकाउंट के बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। डीमटेरियलाइजेशन मतलब कि आपको शेयर्स खरीदने और बेचने हो तो जैसे बैंक अकाउंट है वैसे ही एक डीमेट अकाउंट होता है, डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर्स जमा होते हैं। इसमें बैंक में पैसे जमा होते हैं ना, उसमें शेयर्स जमा होते हैं, राइट। तो कंपनी और बैंक चेक करती है कि आपने जो फॉर्म में साइन की है और डीमेट अकाउंट में जो आपकी साइन है वो दोनों एक ही है ना, अलग अलग तो नहीं है। आफ्टर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन एंड ब्लॉकिंग द एप्लीकेशन मनी, bank inform the same to registrar of the companies and only those applications of which the application amount is blocked are handed over to lead manager of the company by banks। अभी आप लोगों ने 10 रुपीज मतलब 160 रुपीज हो गए ना, वो आपको ब्लॉक हो गए और वो अमाउंट जो कंपनी है, बैंक है, वो सीधा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म कर देंगी और उतने ब्लॉक्ड मनी लीड मैनेजर को मिल जाएंगे, मतलब कंपनी के मैनेजर को मिल जाएंगे। वो एनकैश नहीं करवा सकते हैं, वो मनी वो ले नहीं सकते जब तक अलॉटमेंट प्रोसीजर नहीं हो जाती, पर उसके अकाउंट में भी दिखा सकते हैं कि इतने अमाउंट आपके पास आए हैं, मतलब इतनी एप्लीकेशन आई है, राइट, अंडरस्टूड। नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशंस। अभी शेयर एप्लीकेशन जो आया, इतने सारे एप्लीकेशंस आए होंगे ना, राइट, कितने लाखों एप्लीकेशंस आए होते हैं, राइट। तो अ स्टेटमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन इज प्रिपेयर्ड आफ्टर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन। एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन विथ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आर रिजेक्टेड। अभी हम आपको बोले कि डेटा वेरिफिकेशन का फॉर्म भर के दो तो कितने लोगों का पूरा फिलअप किया हुआ आएगा, हार्डली 50% ना। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जो बराबर से फिल नहीं होते, या तो अकाउंट नंबर नहीं लिखा, या तो पैन नंबर नहीं लिखा, या तो कितने शेयर्स चाहिए वो नहीं लिखा, अमाउंट नहीं लिखा। तो जो फॉर्म बराबर से फिल किया हुआ नहीं होता उसको सीधा कर देते हैं रिजेक्ट, राइट। Applications qualifying for share allotment are classified into various categories of investor। फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म बचे उसको बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, और वो क्या है, रिटेल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, मतलब बहुत ज्यादा नेटवर्थ अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक या तो इंश्योरेंस कंपनी या तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होती है जो इन्वेस्ट करती है, तो वो इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। अगर एम्प्लॉइज के लिए भी कुछ पार्ट रखे हैं तो एम्प्लॉय भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। एज पर सेबी इट इज नेसेसरी टू रिजर्व 10% ऑफ शेयर्स इशूड फॉर रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मतलब छोटे मोटे इन्वेस्टर जो 2-5 हजार 10 हजार तक का इन्वेस्ट करते हैं, राइट। वैसे ये छोटी अमाउंट होती है, जब करोड़ 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। तो कंपनी को 10% रिजर्व तो ऐसा रखना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 10 करोड़ रुपीस कंपनी को चाहिए और उसने जनरल पब्लिक को बोला कि आओ और मुझे 10 करोड़ रुपीस चाहिए, तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट करो। तो 10 करोड़ का 10% मतलब 1 करोड़ रुपीस कंपलसरी उसको रिटेल इन्वेस्टर से लेने होंगे, मतलब जनरल पब्लिक, मेरे और आपके जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर होते ना, उससे लेने होंगे।
बाकी 9 करोड़ अगर वो चाहे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर या तो इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, राइट। Generally, company discloses the reservation made for each class of investor for shares to be allotted in its prospectus. कंपनी को जो रिजर्वेशन बनाता कि कितने % वो रिटेल इन्वेस्टर से लेंगे, वो सारी बात या तो अलॉटमेंट की बात उसको प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करनी होती है, मतलब बतानी होती है, राइट। लास्ट स्टेज for the procedure is share application and statement of share allotment. Number of applications received in each category is compared with number of share to be allotted in the respective category. कैटेगरी वाइज अलग कर दिया, राइट, है ना। कितनी कैटेगरी है? 4 कैटेगरी। अभी चारों कैटेगरी में से सपोज 5-5 एप्लीकेशन आई है, मतलब 20 आई। अभी कंपनी को चाहिए सिर्फ 16, तो क्या करेंगे, वो सब कैटेगरी में से एक एक एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, और अगर कम आई तो उसको उसी में से चलाना पड़ेगा, राइट। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन अ कैटेगरी आर मोर देन द शेयर्स टू बी अलॉटेड, देन प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट इज डन। इसका मतलब क्या है? सपोज आप लोगों ने सब ने, मुझे चाहिए 160 शेयर्स रुपीस, 160 रुपीस चाहिए, मतलब आप सबको 10 रुपीस भरने पड़ेंगे ना। उसकी जगह मतलब 10 रुपीस का एक एक शेयर आपको खरीदना होगा, राइट। पर उसकी जगह आप लोगों ने 10 रुपीस के 2 शेयर्स खरीदे हैं, मतलब आप लोगों ने 10 मल्टीप्लाई 2 मतलब 20 ऐसे 320 रुपीस के शेयर्स एप्लीकेशन आई है मेरे पास, कंपनी के पास। तो मैं क्या करूंगी, प्रपोर्शन में कर दूंगी कि जितने जितने लोगों ने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उन सबको एक एक शेयर दे दो, मतलब 320 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 160। मुझे 160 की जरूरत है ना, इतना याद रखना, जितनी ज़रूरत है उतना ही कंपनी ले सकती है। ऐसा नहीं है कि चलो ज़्यादा एप्लीकेशन आई है तो ले ले हम, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस बन गया होता है, राइट। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में बताया गया होता है, राइट। तो उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट वो ले सकती है, तो वो क्या करेगी, प्रोपोर्शनेट कर देगी, राइट। मतलब हाफ कर दिया ना इस बार हमने, हाँ, इस एग्जाम्पल में तो मिल गए 160 और सबको शेयर्स भी आ गए 1-1, राइट। Allotment is finalized in consultation with the company secretary, lead manager to the issue and representative of the recognized stock exchange. कौन तय करता है किसको अलॉटमेंट देना, कितना करना? तो कंपनी सेक्रेटरी, लीड मैनेजर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. A statement of allotment containing details of the name of applicant to whom shares are allotted, number of share allotted, demat account number, depository participant ID etc. is prepared. जिसको अभी शेयर मिलेगा, मतलब आप सब ने 2-2 बोले थे ना, मैंने आप सबको एक एक दिए ना, तो जितने लोगों को दिए उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, कितने शेयर मिले हैं वो नंबर, फिर डिपॉजिटरी मतलब कि 2 डिपॉजिटरी है NSDL, तो वो डिपॉजिटरी में से आपको भी वो डिपॉजिटरी का नंबर भी डालना होगा, राइट. Depository and depository participants are informed about the shares allotted to respective applicants and share allotted are credited to respective demat account of the applicant. आप सबको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप सबको एक एक शेयर लगा है, राइट, और उसमें आपके जो डिमेट अकाउंट है उसमें आपके नाम का वो शेयर आ भी जाएगा. The price of shares allotted is transferred from the amount blocked under ASBA to escrow bank account of the company. मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपके जो अकाउंट में जो ब्लॉक मनी होंगे वो आपके अकाउंट में से चले जाएंगे और कंपनी का जो एस्क्रो बैंक अकाउंट है उसमें जमा हो जाएगा.
Applicants are informed about the shares allotted or not through SMS and email by stock exchange and depository participant. एप्लीकेशन को ये कैसे पता चलेगा कि मुझे शेयर लगा है, तो उसको मैसेज या तो मेल आ जाएगा. कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम रिसीविंग एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट. तो जिसको शेयर मिले उसको बोलते हैं अलॉटमेंट, नहीं मिले वो रिजेक्टेड. बाकी के अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 15 डेज एज पर सेबी गाइडलाइंस. फिर जो आईपीओ स्टार्ट होता है ना, वो आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अंडर सेबी गाइडलाइंस, उसमें आईपीओ शुरू होता है और उस दिन से मार्केट में आप उस शेयर्स के परचेजिंग एंड सेलिंग कर सकते हो. पर ये सारा काम कितने दिन में हो जाना चाहिए? विद इन 15 डेज. एप्लीकेशन मिलना, अलॉटमेंट करना और लिस्टिंग करना शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, वो सारा काम 15 डेज में हो जाना चाहिए. अंडरस्टूड? नाउ प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट. उसके पहले हम अलॉटमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं. अलोकेशन ऑफ शेयर्स इश्यूड अमोंग एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक. देखना मैंने आपको समझाया वही है. अलोकेशन ऑफ शेयर मतलब शेयर को देना. किसको देना? एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक से जो एप्लीकेशन मिली है उन लोगों को शेयर देना. अगेंस्ट share offered for subscription and crediting the share allotted to demat account of the respective applicant. Against subscription मतलब जितने पैसे मिले हैं उसके अगेंस्ट में उतने शेयर उसके अकाउंट में जमा करना. पैसे देंगे तो शेयर्स देने पड़ेंगे ना, राइट? इट इज कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट. अंडरस्टूड? द प्रोसीजर फॉर शेयर अलॉटमेंट ध्यान से समझना. नंबर 1, रिसीविंग द शेयर एप्लीकेशन एंड ब्लॉकिंग द एप्लीकेशन अमाउंट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट by recognized bank branches for ASBA procedure and submitting the applications to syndicate members appointed by the company for the public issue. syndicate member मतलब जैसे मैंने बोला ना कि ब्रोकर्स होंगे बीच में, जैसे मारवाड़ी है, एंजल ब्रोकिंग है, तो ये जो सिंडिकेट मेंबर्स है उसको या तो बैंक में आपको एप्लीकेशन जमा करवानी होगी और आपके अमाउंट वो ब्लॉक हो जाएंगे. ऑलमोस्ट प्रोसीजर आपने समझ लिए, हार्डली कुछ पॉइंट नए होंगे, बाकी आप सबको समझ में अभी आ ही जाएगा. देखो, अपलोडिंग डिटेल्स ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड लाइक नेम ऑफ एप्लीकेंट, क्लास ऑफ इन्वेस्टर मतलब वो रिटेल इन्वेस्टर है या तो हाई नेटवर्क इन्वेस्टर है या तो इंस्टीट्यूशन है, क्या है, राइट? देन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, बीड अमाउंट और कट ऑफ प्राइस मतलब कि कितने अमाउंट की आपको पे करना है. जितने अमाउंट जैसे 900 होगा और आपने 900 भरा होगा तो आपको मिलेगा, ये तो कट ऑफ प्राइस कहते हैं उसको. देन एप्लीकेशन नंबर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी, डीमेट अकाउंट नंबर और अमाउंट पेड, ये सब कुछ जो है वो सिंडिकेट मेंबर जो स्टॉक एक्सचेंज में बताएंगे. वो अभी तो सब ऑटोमेटिकली होता है, सिर्फ आप शीट में भर दो तो ऑटोमेटिक वहां पर मिल जाता है. नंबर 3, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर सेंट बाय द सिंडिकेट मेंबर टू द रजिस्ट्रार टू द इश्यू एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. सिंडिकेट मेंबर क्या करते हैं कि मतलब ये सिंडिकेट मेंबर मतलब इंटरमीडियरी, वो इंटरमीडियरी क्या करती है, जितने भी एप्लीकेशन आई है वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को बताती है एंड स्टॉक एक्सचेंज को भी बताती है. एप्लीकेशन रिसीव्ड आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर लाइक रिटेल, हाई नेटवर्थ, इंस्टीट्यूशनल और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. Number 5, basis of allotment among applicants from various categories of investor is decided by jointly by the registrar of the issue, lead manager, syndicate member, company secretary and board of director. ये भी हमने पढ़ा था ना कि allotment किसको देना है, वो कौन तय करेगा, तो रजिस्ट्रार
लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर मतलब ब्रोकर्स, इंटरमीडियरी, कंपनी सेक्रेटरी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. Shares are allotted to various applicants on the basis of pre-decided formula of the allotment. पहले से ही डिसाइड होता है कि सपोज कि 160 रुपीज़ आए, 160 रुपीज़ की ज़रूरत है और आए हैं मुझे 500 रुपीज़, तो सबको 2-2 शेयर देंगे तो हो जाएगा, या 3-3 देंगे तो चलेगा, या तो रिटेलर से 2-2 शेयर लेने हैं, इन्वेस्टर से 3 लेना है, देन इंस्टीट्यूशन से 4 लेना है, देन एम्प्लॉइज से 5 लेना है, तो रेशियो तय करते 2:3:4, इस तरह से रेशियो डिसाइड पहले से ही कर लेते हैं, राइट. Then statement of share allotment is prepared by the registrar to the issue and sent to the recognized stock exchange, depository and SEBI. ये भी पता है कि एक स्टेटमेंट रेडी किया जाता है कि किसको अलॉट होगा और फिर वो सबको देंगे, देना तो पड़ेगा ना. कंपनी देखो, कंपनी डायरेक्टली तो हमसे पैसे लेती नहीं है. कंपनी ऐसे एक टेबल और चेयर लगा देंगी कि चलो मुझसे शेयर ले जाओ, एक हाथ में शेयर दे दो, दूसरे हाथ में पैसे दे दो, ऐसा होता है? नो, राइट. कितने सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होता है, बैंक होती है, डिपॉजिटरी होता है, राइट. तो वो सबको साथ में लेकर उसको हर बात बतानी भी होती है ना, राइट. तो उसको स्टेटमेंट देना होता है. देन नंबर 8, शेयर्स आर क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट्स बाय डिपॉजिटरी एंड applicants are informed regarding share allotted or not through SMS and email. ये भी हमने समझा कि उसके डीमेट अकाउंट में शेयर जमा हो जाते हैं और उसको मेल या तो SMS से पता चल जाता है. Thereafter, lead manager takes further action to list the shares on recognized stock exchange. उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पर अभी लिस्टिंग का काम होगा. लिस्टिंग करना मतलब कि अब तक वो कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होगा, BSE में नहीं होगा, NSE में नहीं होगा. तो जैसे ही IPO होगा कि 30 जून को IPO है सुबह 9 बजे, जैसे ही मार्केट खुलता है वो टाइमिंग पर, तो उस टाइमिंग पर सीधा वो शेयर जनरल मार्केट में BSE NSE स्टॉक में लिस्ट हो जाएगा और वहीं पे खुलेगा. और लिस्टिंग करना मतलब कोई भी पब्लिक, जनरल कोई भी पब्लिक उसको कभी भी सेलिंग एंड परचेस कर सकते हैं. उसके प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आधार है. उसके ऊपर आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, राइट. अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? सो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हमने प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट समझा. आगे के वीडियो लेक्चर में हम लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड अलॉटमेंट के टाइप्स डिफरेंस समझेंगे. स्टूडेंट हो सके तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना. दिस इज बेस फॉर SP पार्ट, राइट. Hope you understand the video. If you have any doubt, note down in your classwork and also post in the comment box so we can solve your doubt in the doubt solving session. Till that, stay safe, stay healthy. Bye bye.